नमस्कार पेरेंट्स। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की अक्टूबर 30, 2024। और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी फरवरी 8, 2025 को। तो आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, और जो थोड़ा सा चेंज हुआ है सिलेबस, उस सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये दिया है कि किस स्टेट में नवोदय की कितनी स्कूल्स है, वो यहाँ पर दिया है। जो फ़िलहाल हमको इसका काम नहीं है, लेकिन बच्चे ये भी देख सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है या नहीं। फीचर्स दिए हैं नवोदय स्कूल के, नोटिफिकेशन के बारे में दिया है। ये जो आपका सेंटर रहेगा एग्ज़ाम का, वो आपको जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे एग्ज़ाम के, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है। रिजल्ट के बारे में है। एलिजिबिलिटी, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर विश टू अप्लाई एंड शुड हैव रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो वो स्टूडेंट्स जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहते हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो जिनके पेरेंट्स जो है ना किसी काम से बाहर रहते हैं और वो बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। इनका जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो आधार कार्ड पे जो मेंशन्ड है, वो दूसरा है, लेकिन पढ़ने वाला डिस्ट्रिक्ट दूसरा है। फिर इन बच्चों का कन्फ्यूज़न ऐसे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं ना, उसी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं और आप इस डिस्ट्रिक्ट, ये आप देखो, आप डिस्ट्रिक्ट ए में पढ़ रहे हैं और आपका प्रॉपर एड्रेस बी है, और आपका ऐसे है कि मेरा प्रॉपर एड्रेस बी डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं बी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देखो ये आपको दिखाता हूँ मैं। आप डिस्ट्रिक्ट ए में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और आप प्रॉपर जो है यहाँ का आपका रेसिडेंस है, मतलब यहाँ पे आप रहते हो, आप प्रॉपर यहाँ के हो डिस्ट्रिक्ट बी के। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैं पढ़ तो यहाँ पे रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं किसी काम से, लेकिन मेरा प्रॉपर एड्रेस बी डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप डिस्ट्रिक्ट ए में पढ़ रहे हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट ए का रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ए में पढ़ता भी हूँ और यहीं पर रहता भी हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरा नोटिफिकेशन क्या है? Only those candidates who are bona fide residents and studying class 8 during the academic session 2024 to 2025। ऐसा बच्चा जो क्लास 8 का, जिसका सेशन 2024 से 2025 है, वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। मतलब कहने के बाद अभी अगर आप 8 क्लास में अभी अगर आप 8 क्लास में, तो अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपका जो जन्म है वो 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 के बीच का होना चाहिए। अगर इसके पहले का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद का है 31 जुलाई 2012 के बाद का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब किसी का बोलना होगा सर हम इसी दिन पैदा हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर हम 31 जुलाई 2012 को पैदा हुए हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ये डेज जो है इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है। तो कौन अप्लाई नहीं कर सकते? जिसका जन्म इस डेट के पहले हुआ है या फिर जिसका जन्म इस डेट के बाद हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली इंडियन नेशनल्स, सिर्फ भारतीय ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। हु इज़ नॉट एलिजिबल? द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड क्लास 8 इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन आर नॉट एलिजिबल। जो बच्चा पहले ही क्लास 8 पास हो चुका है पहले ही, वो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर कैंडिडेट्स हुज डेट ऑफ बर्थ डज नॉट लाई बिटवीन, ठीक है, ये तो बता दिया मैं आपको। अगर आपकी स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं।
आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, लेकिन आपकी स्कूल गवर्नमेंट से मतलब शासन से मान्यता प्राप्त हुई होना। रिजर्वेशन, ये SC ST OBC और दिव्यांग, ये रिजर्वेशन तो ये अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है। अगर आपको वैकेंसीज देखनी रहेगी तब आपके काम का है। सबसे बड़ी बात, रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु इज स्टडिंग क्लास 8 इन अ स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया विल बी कंसिडर्ड एज रूरल कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड अंडर ओपन एंड रूरल कोटा। तो वो बच्चा जिसकी क्लास, जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है, उसकी स्कूल, उसकी क्लास 8 जो है, वो वाली जो स्कूल है, वो अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, रूरल एरिया से आती है, तो उस बच्चे को रूरल कोटा से सिलेक्शन मिलेगा। वो बच्चा रूरल कैंडिडेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब आपकी स्कूल जब आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो क्लास 8 मेंशन होना चाहिए कि वो रूरल एरिया में आती है, तो आप रूरल के कैंडिडेट हो जाओगे। और आपको सबको पता है कि रूरल में ज़्यादा सीट्स होती है। A candidate who has studied class 8 in a school located in an urban area even for a single day for session will be considered as an urban candidate। ऐसा बच्चा जो क्लास 8 किसी अर्बन स्कूल में एक दिन के लिए भी अगर पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन अर्बन के थ्रू होगा और उस कैंडिडेट को अर्बन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो आप रूरल से कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप पूरा का पूरा क्लास 8 रूरल स्कूल में आता है तो। ठीक है, रूरल स्कूल का मतलब ये नहीं कि आपकी स्कूल जंगल में हो। रूरल स्कूल का मतलब ये कि आपका स्कूल शहर में नहीं आता हो और आपका स्कूल जो है रूरल वाले एरिया में आता हो। ठीक है, कोई होते हैं कि गांव बहुत बड़े बड़े होते हैं, शहर भी होते हैं। जैसे कोई तहसील होता है, वो तहसील में स्कूल होती है, लेकिन तहसील में जो आपकी स्कूल जहाँ पर है वो स्कूल किसी रूरल एरिया में आती है, तो भी आप रूरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में आता है तो आप रूरल के लिए ही अप्लाई करें, और अगर अर्बन एरिया में आता है तो अर्बन के लिए अप्लाई करें। How to apply for admission in class 9th in Jawahar Navodaya Vidyalaya? The candidate can fill the online application form directly on NVS website। तो ये नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो इस महीने की 30 अक्टूबर 2024 है। और चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन एक्सटेंड होने का वेट मत करो, क्योंकि ज़्यादा जब 30 तारीख के पास आप भरने जाओगे तो हो सकता है साइड बिजी हो। Candidates parents are advised to go through the notification cum prospectus before applying and ensure। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस प्रॉस्पेक्टस को एक बार पढ़ लेना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं अप्लाई करते समय सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म में मतलब ऐसे नहीं आपको कि हार्ड कॉपी लेके नहीं जानी है, क्या रहेगा। हाँ, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करने वाले हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इनका साइज़ दिया है। साइज़ क्या है? 10 to 100 KB, बस 10 KB से कम नहीं होना और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, और आप किसी इंटरनेट कैफ़े से फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की जानकारी पहले से ही होती है। मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। फोटोग्राफ लगेगी आपकी मस्त स्माइल देते हुए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट की सिग्नेचर लगेगी। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की सिग्नेचर लगेगी। और सिग्नेचर ऐसी करे जो आपको याद रहे, नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई करते समय कोई और सिग्नेचर कर रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद कोई और सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ऐसे माना जाएगा कि आप वो कैंडिडेट नहीं है जिसने अप्लाई किया था। इसलिए कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना है कि सिग्नेचर ऐसी करो जो आपको ध्यान में रहे। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंस एंड स्टडी, आधार नंबर, स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 8, अपार, ID, पेन नंबर आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, अपने स्कूल में जाओ, UDAIS प्लस की वेबसाइट से आपका पेन नंबर मिल जाता है। तो पेन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपका स्टेट कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, आपका रेसिडेंस क्या है वो पता होना चाहिए, और आधार नंबर ये आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर लगेगा बस। तो क्या डॉक्यूमेंट्स? आपकी फ़ोटो, आपके पेरेंट की सिग्नेचर, कैंडिडेट जो बच्चा या बच्ची अप्लाई कर रहे हैं उनकी सिग्नेचर,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है, कुछ भी पैसा लगने नहीं वाला। पैसा कहाँ लगेगा? अगर आप इंटरनेट कैफ़े से भर रहे हैं तो अपना वो इंटरनेट चार्ज लेंगे, बस वही जो 50, 60, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 जो भी है वो हो सकता है। लेकिन नवोदय ऑनलाइन फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती है। हेल्प डेस्क नंबर है नवोदय से, लेकिन वहाँ फ़ोन लगेगा नहीं और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं और आपका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होगी उसमें अगर कुछ ये पता चला कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो इन्फॉर्मेशन भरी है और आपकी रियल इन्फॉर्मेशन जो इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन कैंसिल किया जाए। हो सकता नहीं, होगा, आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट टू पासिंग क्लास 8 ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, ये बाद में देखेंगे सिलेक्शन के बाद में। एडमिट कार्ड ये जब आएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सिलेक्शन ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया है। कैटेगरी, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ जेएनवी कैटेगरी एरिया। हाँ, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ जेएनवी कैटेगरी। आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, एरिया चेंज नहीं कर सकते, जेंडर चेंज नहीं कर सकते ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय इन सब चीज़ों का पहले ही ध्यान रखें। एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम होने वाली सैटरडे को होगी 8 फरवरी 2025 को। ड्यूरेशन रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, जो बच्चा डिसेबल्ड है उसके लिए एडिशनल 50 मिनट्स मिलेंगे, 50 मिनट ज़्यादा मिलेंगे आपको इसके। विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द competent authority. Center of examination shall be the Jawahar Navodaya Vidyalaya of the district concerned, any other center allotted by NVS। तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके 95% चांस ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी नवोदय विद्यालय है, जो नवोदय की स्कूल है, वहीं पे आपका सेंटर रहेगा। या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि कोई और भी सेंटर आपको मिले, जिसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में समझ में आएगा। कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, तो जो टेस्ट होगी उसका क्या कंपोजिशन है, किस प्रकार का सिलेबस है, वो देखते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क। हिंदी रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क। जनरल साइंस 35 क्वेश्चन तो 35 मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है। और ध्यान में रखो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। द टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 2.5 आवर्स। जो टेस्ट होगी वो 2.5 आवर्स की होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को गोला करना होगा, ठीक है। 2.5 घंटे में कोई ब्रेक नहीं रहेगा, विदाउट एनी ब्रेक। ऐसे नहीं कि 1 घंटा हो गया फिर ब्रेक फिर पेपर, नहीं, लगातार 2.5 घंटा आपका पेपर होगा। हाँ, ये दिया है कि इस सिलेक्शन के बाद में देखेंगे सब चीज़ें। अभी हम देखते हैं पहले सिलेबस। ये सब बाद में ही सिलेक्शन के बाद का दिया प्रोसेस। हाँ, ये सिलेबस दिया आपका। सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस रहेंगे जी, यहाँ वर्ड एंड सेंटेंसेस रहेगा, स्ट्रक्चर स्पेलिंग रहेगी, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स रहेंगे, पैसिवेशन रहेगा, यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरीज रहेगी, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस रहेगा, टेंस के फॉर्म्स रहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच रहेगी। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस, जिसके आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो ये सिलेबस रहेगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। ये सिलेबस के बारे में अगर आपको और स्टडी करनी है तो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसी हमारे कोचिंग के नाम से, इंदलजी एप्टीट्यूड अकेडमी। उस ऐप पर जाइए और आप क्लास 9 के नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इस सिलेबस के हिसाब से पूरा पढ़ाया है। ये इंग्लिश का सिलेबस था। हिंदी का सिलेबस दिया है, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक रहेगा, शब्द भेद रहेगा,
पर्याय शब्द रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। शब्द विवेक रहेगा, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद रहेगा, व्याकरणिक कोटि की पहचान, पद परिचय रहेगा इसमें, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना रहेगा, वाक्य रचनांतरण रहेगा, सरल संयुक्त मिश्र, मुहावरे रहेंगे, लोकोक्ति रहेगी, अपठित बोधात्मक प्रश्न रहेगा, अनसीन पैसेजेस रहेंगे इसमें। और अब ये जनरल साइंस का सिलेबस देखा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सोइंग, adding manures and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, food from animals। ये टॉपिक्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर में रहेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है साइंस का, जनरल साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। इस बार थोड़ा सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। कोल एंड पेट्रोलियम में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये टॉपिक्स इसमें होंगे। combustion and flame, what is combustion, how do we control fire, types of combustion, flame, structure of flame, what is the fuel efficiency, ये टॉपिक्स इसमें रहेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चैप्टर रहेगा जिसमें डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, consequence of deforestation, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park, red data book, migration, recycling of paper, reforestation, ये टॉपिक्स इसमें रहेंगे। फिर रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा इसमें। रीचिंग द एज ऑफ एडolescence एंड प्यूबर्टी, चेंजेस एट प्यूबर्टी, secondary sexual characters, role of hormones in initiating reproductive function, reproductive phase of life in humans, how is the sex of the baby determined, hormones other than sex hormones, role of hormones in completing the life history of insect and frogs, reproductive health। ये टॉपिक्स कहाँ गया, कहाँ गया भैया, रीचिंग द एज ऑफ एडolescence में रहेगा। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स में a push or a pull, forces are due to an interaction, exploring forces, force can change the state of motion, force can change the shape of an object, contact forces, non-contact forces, pressure exerted by liquids and gases and atmospheric। ठीक है, तो ये टॉपिक्स फोर्स एंड प्रेशर के रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, चलो और रह गए फ्रिक्शन में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में और क्या रहेगा, नेसेसरी एविल, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, विल्स रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। चैप्टर साउंड में रहेगा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, amplitude, time period and frequency of a vibration, audible and inaudible sounds, noise and music, noise pollution। chemical effects of electric current में do liquids conduct electricity, chemical effects of electric current, electroplating, ये टॉपिक्स रहेंगे। some natural phenomena, इसमें lightning, charging by rubbing, types of charge and their interaction, transfer of charge, the story of lightning safety and earthquakes, ये टॉपिक्स रहेंगे। लाइट, ये लास्ट चैप्टर रहेगा साइंस का, जिसमें व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन मल्टीपल इमेजेस, सनलाइट वाइट और कलर्ड, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, केयर ऑफ द आईज, विजुअली impaired persons कैन रीड एंड राइट, व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम, ये रहेंगे। मैथमेटिक्स में क्या रहेंगे टॉपिक्स, रैशनल नंबर्स रहेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स रहेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स रहेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड उसके पावर्स रहेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन रहेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज रहेंगी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या क्या आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपेरेटिव क्वांटिटीज में रहेंगे। ये टॉपिक कवर्ड होंगे इसमें। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, ये रहेगा। फिर लीनियर इक्वेशन रहेगा इन वन वेरिएबल,
फिर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में रहेगा जिसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, इस प्रकार से। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर, ये रहेगा। और लास्ट चैप्टर रहेगा आपका डेटा हैंडलिंग, जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स होंगे। अभी ये जो चैप्टर्स है ये सब के सब आपके सिलेबस के हिसाब से हैं, और स्पेशली जो CBSE का सिलेबस है, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, अगर आपने अपने खुद की क्लास का अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो भी यहाँ पर आपका ये कवर हो जाएगा। आप अच्छा खासा स्कोर इसमें कर सकते हैं, कोई आपको कोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी ये होगी दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको हिंदी मीडियम में देना है तो आप हिंदी लिखें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लिखना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। और जो मेरी क्लासेस के बच्चे हैं उनको तो इंग्लिश मीडियम ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस देख ली, हमने एलिजिबिलिटी भी देख ली। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 8 में आप पढ़ रहे हो ना, और आपका डेट ऑफ बर्थ का बता दिया मैंने, ठीक है, उसके बीच में आनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर पेरेंट्स की, आपका आधार नंबर लगेगा, बस यही चीज़ें आपको लेके जानी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इसका ऑनलाइन अप्लाई करना। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या ये प्रॉस्पेक्टस आपको नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से इस प्रॉस्पेक्टस में अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्च कीजिए, अपने स्टेट को सर्च कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्च कीजिए, और ये देखिए कि वैकेंसीज है या नहीं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज बता देता हूँ मैं। कहाँ गए भैया, अगर आप महाराष्ट्र से और अगर आप भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप यहाँ से वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन नहीं क्या, पता नहीं कहाँ सर्च का ऑप्शन इसका नहीं दिख रहा भैया। वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात, हाँ ये महाराष्ट्र आ गया। गोंदिया, और भैया कहाँ गया रे, धुले, वाशिम, भंडारा। हाँ, अगर आप महाराष्ट्र से भंडारा डिस्ट्रिक्ट से है तो क्लास 9 के 2025 इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में वैकेंसीज कितनी वो देख लीजिए पहले। थोड़ा इसको छोटा करेंगे हम, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। डिसेबल्ड के लिए इस बार 0 वैकेंसीज़ है। अगर आप डिसेबल्ड है तो आप ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड जो है, थोड़ा इसको नीचे लाएंगे हम। अनरिजर्व्ड जो है भंडारा के लिए 0 है। ओपन कैटेगरी की ले रहे हैं हम, ओपन कैटेगरी में, ठीक है। ओपन कैटेगरी में ओबीसी के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है। ओपन कैटेगरी में एससी से, ओपन कैटेगरी मतलब अगर आप रूरल कैंडिडेट नहीं है तो एससी के लिए एक वैकेंसी है, एसटी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं रूरल की। अगर आपकी स्किल रूरल में आती है, आप रूरल कैंडिडेट हैं, तो देखिए अनरिजर्व्ड जो है 5 वैकेंसीज़ है, जो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। 5 वैकेंसीज़ है अनरिजर्व्ड, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं। अगर आप रूरल कैंडिडेट है तो लड़का हो, लड़की हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से है तो 5 वैकेंसीज़ है। अगर आप ओबीसी है तो 1 वैकेंसी है। अगर आप एससी है तो 3 वैकेंसीज़ है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 1 वैकेंसीज़ है। इस तरह से महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट की पूरी 11 वैकेंसीज़ है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये चेक कर ले
कि आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ है या नहीं। वैकेंसीज़ है तो अप्लाई कीजिए, वरना नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगली इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे हम, जहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे, एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस बुक से पढ़ना है, ये सब चीज़ें की बात करेंगे। जय हिंद।